Hello friends, welcome to your my YouTube channel. So in this video we will discuss about gastric juices. तो जो gastric juices होते हैं ना, देखो gastric का मीनिंग क्या है कि स्टमक, gastric वर्ड मीन स्टमक से रिलेटेड होता है। तो जितने भी स्टमक के अंदर जूसेस रिलीज होंगे उसको हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। और आपको पता है स्टमक का जो pH होता है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि वहाँ पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो 1.8 उसका pH होता है। HCl की वजह से क्या होता है, उसका pH बहुत कम होता है, यानी बहुत एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसका छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने इससे पहले हमने डाइजेशन सिस्टम शुरू किया था और हमने यहाँ पे मेजर कॉम्पोजिशन पढ़ लिए थे। मेजर कॉम्पोजिशन के पढ़ने के बाद हमने यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम देख लिया था, एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। और यहाँ पे छोटा सा ये डायग्राम है जिसके थ्रू बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे होता है आपका। उसके बाद बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी पूरा हो गया था। और उसके बाद हम स्टमक पे आ गए थे। स्टमक का हमने एनाटमी देखी थी। ठीक है, स्टमक की एनाटमी करने के बाद हमने टीएस सेक्शन देखा, टीएस सेक्शन गट का। उसके बाद विलाइज देखे क्या होती हैं। विलाइज के बाद हमने लीवर किया और लास्ट हमने किया था स्लाइवरी ग्लैंड। और हमने उसकी स्लाइवरी जो कंपोजिशन आया वो भी हमने देख लिए थे। सो आई होप आपने ये वीडियोस पहले से देख रखी होंगी। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट थर्ड वीडियो पे आ जाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छे समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस से। तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो उसका pH होता है 1.8, वो भी क्यों होता है, क्योंकि इसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि HCl की वजह से हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है और उसके वजह से जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और pH क्या है, बहुत कम होता है, 1.8 के अप्रोक्स। ठीक है, यानी आपको ये हार्म भी कर सकता है लेकिन फिर भी हार्म नहीं करता हमारे स्टमक को। इसका भी एक रीज़न है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो उसके बाद ये बोला गया है कि 1.4 to 5 आवर्स हमारी बॉडी के अंदर फूड स्टोर रहता है, यानी जो स्टमक है वो फूड 4 से 5 घंटे स्टोर रखता है। उसके बाद देखो आप एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी ऊपर, जब आप मुंह में कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, मुंह में कोई चीज़ जब चबाते हो तो कभी उसको बाहर निकाल कर देखना। जो चीज़ आप एक बार मुंह में चबा के जब चबा लेते हो ना, तो अगर आप उसको देखोगे ना बाहर निकाल के, तो उसमें बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, जो आपने खाया है बहुत ही मैशी सा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। आपने कोई चीज़ मुंह में खाई तो वो जो चबा कर की जो चीज़ बनी है ना, ठीक है, जो वो रोटी जो बन चुकी है खा के, ठीक है, तो उसको बोलस बोलते हैं। और अब यही बोलस ओसोफाइगस से होता होता कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर एंटर करेगा। और जब स्टमक के अंदर जाएगा तो स्टमक में पहले तो फूड था, ठीक है, जो बोलस था, वो फूड जो हमने खाया वो बोलस बन गया था। अब बोलस के अंदर गैस्ट्रिक जूस मिलेंगे जो स्टमक से रिलीज हुए हुए। उसके बाद वो जूस मिलके तो वो मिलके कायम बनाते हैं। ठीक है, जब कायम कैसे बनता है, जब गैस्ट्रिक जूस भी फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो वो कायम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है लेकिन इसमें शो नहीं हो पा रहा, मैं इसकी एक बार फ्लैश लाइट ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो आपको ये डायग्राम आपको यहाँ से अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ये डायग्राम किस चीज़ का है, देखो हमारी जो स्टमक होता है ना उसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे म्यूकस की लेयर होती है। हमने पहले भी पढ़ा था, सिरोसा, सब मिकोसा, सॉरी मस्कुलर लेयर होती है, फिर सब मिकोसा होता है, फिर मिकोसा होता है। तो ये मिकोसा लेयर है वो वाली। ठीक है, अब मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जो मिकोसा म्यूकस प्रोड्यूस होता है हमारे उसमें, अब हमारे स्लाइवा में म्यूकस होता है, हमारे ओसोफाइगस में भी म्यूकस होता है और हमारे स्टमक के अंदर भी म्यूकस होता है। अभी म्यूकस यहाँ पे हेल्प क्या करता है, कोई जब HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है, HCl 0.8 क्या उसका pH होता है, तो वो हमारी बॉडी को जला सकता है। ठीक है, हमारे स्टमक को भी जला सकता है, वो उसकी लेयर्स भी खराब हो सकती है। तो वो ना जले, क्योंकि देखो म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा होता है। जब यहाँ पे वो चिपचिपी लेयर बन जाएगी म्यूकस की, तो जब HCl प्रोड्यूस होगा तो हमारे स्टमक को हार्म नहीं करेगा। ठीक है, तो वो हार्म होने से बच जाएगा। तो ये फंक्शन होता है म्यूकस का। तो यहाँ पे एक बार मैं इस फ्लैश लाइट को ऑन कर देती हूँ। ठीक है,
तो ये जो डक्ट है, ठीक है, अब देखो ये जो डक्ट है आप उसको पूरा एक स्टमक कंसीडर करके चलना, ठीक है, तो एक स्टमक है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक म्यूकस की लेयर बताई है। यहाँ पे क्या होता है, देखो नीचे ये लिखा हुआ है म्यूकस नेक्स्ट सेल, यहाँ से जितना भी म्यूकस है वो रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पर जी सेल होते हैं। जी सेल क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक हार्मोन, ठीक है। जब जो हार्मोन जो होते हैं ना सारे ब्लड के थ्रू जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से ब्लड के थ्रू जाएंगे सारे हार्मोन। उसके बाद जो डक्ट होती है इसका फंक्शन क्या होता है, जितने भी यहाँ पे सिक्रीशन होगा, HCl का सिक्रीशन होगा, उसके बाद यहाँ पे जो पेप्सिनोजन है, रेनिन है, लाइपेज है, वो सब यहाँ से रिलीज होकर जाएंगे डक्ट के थ्रू बाहर, मतलब स्टमक के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस की नेक्स्ट सेल है, यहाँ से जो म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस रिलीज करते हैं। उसके बाद ऑक्सियंटिक सेल है, इसको पेरेंटल सेल भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, HCl प्रोड्यूस करते हैं, HCl स्टमक के अंदर रिलीज करते हैं, और कार्बोनेट आयंस होते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ B12 एब्जॉर्प्शन के लिए। देखो जो B12 होता है ना, अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर वो होता है जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर को अब्जॉर्व करता है, ठीक है, जो बाहर जैसे B12 क्या है, इसको अब्जॉर्व कर लिया इसने। अगर ये ही अब्जॉर्ब नहीं होगा, इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, देखो इरिथ्रो मीन्स RBCs, ठीक है, और पोइसिस मीन्स उसका फॉर्मेशन। अब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो B12 है वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, और B12 किस में हेल्प करता है, इरिथ्रोपोइसिस में, ठीक है। तो एनीमिया की कमी हो जाएगी, सॉरी एनीमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद WBC इसका जो HCl है, HCl जो होता है उसका एक फंक्शन और भी होता है। ये क्या करता है, जो हमारा आयरन होता है, देखो हम जो आयरन इनटेक करते हैं वो क्या होता है, Fe मतलब +3 होता है, Fe+3 में हम उसको इनटेक करते हैं, ये नहीं खाते हैं। लेकिन अब ये हमारी बॉडी में ऐसे मतलब +3 में अब्जॉर्ब नहीं होता, ये किस में अब्जॉर्ब होता है, +2 में, ठीक है। इसको +2 में कन्वर्ट करने के लिए HCl क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। उसके बाद HCl का एक फंक्शन और भी है, ये करता है कि जो पेप्सिनोजन है इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अगर पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको मसल्स बिल्डअप अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीफ सेल भी होते हैं, चीफ सेल भी क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। उसके बाद रेनिन होता है, रेनिन क्या करता है, देखो रेनिन सिर्फ छोटे बच्चों में मिलता है, जो कि छोटे छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं उसमें ही मिलता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा क्या करता है, दूध पी के एकदम से वो दही सी बाहर निकालता है, दही से वो जो दही होती है वो किसी की वजह से फट जाती है, फटी हुई दही टाइप ऐसा कुछ होता है ना वो, तो वो रेनिन की वजह से होता है, ठीक है। और जो लाइपेज होता है वो बिल्कुल कम अमाउंट में होता है हमारी बॉडी उसमें, स्टमक के अंदर, ठीक है। और जो लाइपेज सबसे पहले स्टमक में ही रिलीज होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे HCl के कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, वही है जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, आप इसको एक बार चाहे पढ़ लेना। और देखो इसमें यहाँ पे हमें बताया गया है जो पेप्सिनोजन है वो HCl की प्रेजेंस के में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और तब जाके आगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब जो ये प्रोटीन जब कन्वर्ट होंगे, ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे बताइए कि जो प्रोटीन है वो पेप्सिन के प्रेजेंस में ही डाइजेस्ट होगा। किस में डाइजेस्ट होगा, ये आगे जाके पेप्टोन्स में, पेप्टोइड्स में, और पेप्टाइड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक सिक्रीशन, थर्ड जो सिक्रीशन है रेनिन है, रेनिन सिर्फ इन्फेंट्स में ही होगा, यानी छोटे बच्चों में ही होगा प्रोड्यूस। और ये क्या है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लीवर की सिक्रीशन है। देखो लीवर क्या करता है, लीवर जनरली बाइल, ठीक है, बाइल को रिलीज करता है। ये नॉन एंजाइमेटिक भी होता है, यानी इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद अब देखो जो बाइल होता है ना, बाइल में होता क्या क्या है, ठीक है। देखो एक तो बाइल सॉल्ट होंगे, ठीक है, बाइल से समझ आ रहा है बाइल सॉल्ट है। उसके बाद है बाइल पिगमेंट, पिगमेंट यानी कुछ कलर टाइप, ठीक है। अब ये पिगमेंट कौन कौन से हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक
कि ये भी बाइल के अंदर ही होते हैं कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये दोनों है बाइल जो पिगमेंट है और कोलेस्ट्रॉल और ये फॉस्फोलिपिड है, ये दोनों वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, ये वेस्ट होते हैं बाइल के, ताकि बॉडी इसको रिलीज कर सके, यानी बाहर फेंक सके। और उसके बाद जो ये बाइल सॉल्ट होते हैं ये किस में काम आते हैं, जो कि फैट और लिपिड्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। अब पहले हम बाइल सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखो जो बाइल सॉल्ट होते हैं, देखो इमल्सिफाइंग आपने सुना होगा, आपने जैसे जब हम इमल्शन बनाते हैं तो उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ये भी होते हैं, इमल्सिफाइड फैट को, मतलब जो फैट होता है उसको इमल्सिफाई करते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे इमल्सिफाई करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, फैट का ब्रेक डाउन करके फॉस्फोलिपिड में नहीं, ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं, इसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यही बाइल सॉल्ट का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे जो बाइल पिगमेंट होता है, अब बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, देखो पिगमेंट यानी कुछ कलर टाइप। अब इसमें बिलीरुबिन बिलीविडीन होता है। बिलीविडीन क्या होता है, अगर आपने स्प्लीन ऑर्गन का नाम सुना हो, जो स्टमक के पास लोकेटेड होता है, जस्ट पास में, उसके स्टमक के पास में लोकेटेड होता है, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, यानी जहाँ पे जो रेड ब्लड सेल होती है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल है उनकी डेथ हो जाती है। अब क्यों होती है उनकी डेथ, क्योंकि जो स्प्लीन है ना उसके अंदर बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, और जब भी रेड ब्लड सेल उसमें एंटर करने की कोशिश करता है तो वो रेड ब्लड सेल की जो लेयर है वो बर्स्ट हो जाती है, यानी टूट जाती है। उसके बाद जब रेड ब्लड सेल, देखो आपने यहाँ पे मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ आपको। देखो आपने सुना होगा जो रेड ब्लड सेल है वो ऐसे चार, यहाँ पे क्या होता है, चार, अब यहाँ पे अमीनो एसिड लगे होते हैं। ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है, जब ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, ये ऐसे पूरा सेल होता है ऐसे करके। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब ये टूटता है तो बिल्कुल जो ये है, इसके अंदर एक हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है, ये ग्लोबिन है। जो हीम है वो अलग निकल जाता है, और जो ग्लोबिन क्या करता है, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में टूट के वो दोबारा ब्लड में चला जाता है। लेकिन जो हीम है ना, हीम क्या करता है, आगे जाके दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो दो पार्ट कौन से हैं, फर्स्ट है बिलीरुबिन बिलीविडीन। अभी हीमोग्लोबिन के जो हीम है ना उसके दो पार्ट आगे डिवाइड हो जाते हैं, जिसको बिलीरुबिन और बिलीविडीन बोलते हैं। ठीक है, और जो बिलीविडीन और बिलीविरुबिन होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यानी ये वेस्ट के थ्रू बाहर जाएंगे हमारी बॉडी से। और उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। देखो कोलेस्ट्रॉल भी हमारा वेस्ट ही होता है, ये भी क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर चले जाएंगे हमारी बॉडी से। उसके बाद है फॉस्फोलिपिड का जो एग्जाम्पल है वो है लेसिथिन। अब लेसिथिन का जो मेन रोल क्या होता है, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सा रोल है। देखो जब लीवर के पास क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। अब गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल इकट्ठा होता है। अब उसी बाइल के अंदर क्या होगा, देखो जो ये सारा बाइल कहाँ पे कलेक्ट होता है, आखिरी में जाके गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर के अंदर ये लिसिथिन भी जाएगा। अब लिसिथिन क्या करता है, उस गॉल ब्लैडर के अंदर जैसे उसको घोल के रखता है, यानी उसमें कुछ नीचे सेटल डाउन नहीं होने देगा, सेडिमेंटेशन नहीं होने देगा गॉल ब्लैडर के अंदर। अगर लेसिथिन कम रह गया, यानी अगर लेसिथिन अच्छे से बॉडी में, या आप बोल सकते हो जो बाइल है उसमें लेसिथिन प्रेजेंट ना हुआ या कम अमाउंट में हुआ, तो उस वजह से क्या होगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, और जब सेडिमेंटेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक स्टोन बन जाएगा। और वो आपने सुना भी होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत कॉमन स्टोन आजकल मिलते हैं, शायद वो इसी कमी की वजह से भी हो सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा उसके रोल हो सकते हैं। ठीक है, स्टोन होने के, लेकिन ये कॉमन है कि उसको जब लेसिथिन नहीं होगा तो वो अच्छे से सोल्यूबल नहीं होगा एक दूसरे के अंदर। ठीक है, सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और जब सोल्यूबिलिटी कम होगी तो स्टोन बनेंगे उसके, तो वो स्टोन अड़ जाएंगे, मतलब जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन रुक जाएंगे, वो उसको बाइल को रिलीज होने से रोक देगा। ठीक है, तो जो बाइल है वो बाहर नहीं आ पाएगा, और जो आपका फैट है, लिपिड्स है, वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो फैट लिपिड्स है अब वो इकट्ठा होने लगेंगे। उसकी वजह से जब वो ही आगे जाके उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस,
यानी जो पेनक्रियास से जूस निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियास का जो pH होता है वो 8.6 होता है और अल्कलाइन होता है, ठीक है। अल्कलाइन क्यों है, देखो जब स्टमक से इतना सारा फूड आया, ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा, तो वो डिओडिनम में एंटर करेगा, ठीक है। जितनी भी पेनक्रियाटिक सेक्रेशन होती है, जितने भी जूसेस होते हैं पेनक्रियास के, वो डिओडिनम में जाएंगे, ठीक है। डिओडिनम, देखो पेनक्रियास और जो लीवर की सेक्रेशन होती है, आपने देखा होगा, देखो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो जितना भी लीवर से बाइल बना था वो कहाँ कलेक्ट होगा, गोल ब्लैडर के अंदर। अब जो गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब वो स्टोर क्यों होता है, क्योंकि आप हमेशा खाना नहीं खाते, कहीं पर फास्ट भी रखते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, गोल ब्लैडर उसको कलेक्ट कर लेता है। जब फूड आता है तो वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो ये पेनक्रियास है, अब पेनक्रियास से जितनी सेक्रेशन होंगी वो यहाँ पे इकट्ठा होंगी, ठीक है। अब जितनी भी सेक्रेशन, पेनक्रियाटिक सेक्रेशन और ऊपर से जो बाइल है वो इकट्ठा कहाँ पे जाएगा, डिओडिनम में, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम अब मैं आगे बताती हूँ आपको इस यहाँ से। यहाँ पे आए थे हम, देखो अब साइट ऑफ एक्शन क्या होता है पेनक्रियाटिक जूस का, डिओडिनम, यानी वो डिओडिनम में जाके एंटर करेगा। उसके बाद अब देखो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो बनाते क्या क्या है, पहले होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बनाता है वो, ठीक है। काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। पहला है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये क्या होता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और किसके हेल्प से, एंटेरोकाइनेज के हेल्प से। और उसके नेक्स्ट है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये भी ट्रिप्सिन क्या करता है, ये ट्रिप्सिन उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे है कि देखो जितने भी जो एंजाइम्स निकलते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। अब इनएक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं निकलते वो, सॉरी एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं निकलते वो, क्योंकि देखो जो ये करेंगे क्या, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, तो हमारे कुछ जो खुद के ऑर्गन्स है उसमें भी तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना। अगर ये एक्टिव फॉर्म में निकलेंगे तो क्या करेंगे, वो उसको भी डाइजेस्ट कर देंगे, यानी आपके ऑर्गन जो है उसका ये प्रोटीन खराब कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं और उसके बाद ये फूड के अंदर मिक्स होके उसको डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एंजाइम है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये भी ट्रिप्सिन की हेल्प से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है। और ये क्या होता है, ऑटो जो ट्रिप्सिन जो है ना, देखो ट्रिप्सिन अब क्या करेगा, अब ट्रिप्सिन को जैसे आप सपोज यहाँ पे निकला था हमारे पास ट्रिप्सिनोजन, अब ट्रिप्सिनोजन कुछ रह गया मान लो, ठीक है, पूरा पूरा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब यही ट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिन है, यही अब जो आगे जो ट्रिप्सिन है और भी जो एंजाइम्स निकलेंगे उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। तो इसको इसलिए बोला गया है ऑटो कैटालाइटिक, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे जितने भी एक्टिव एंजाइम्स है अब इस प्रोटीन को डाइपेप्टाइज में कन्वर्ट कर देंगे, ये सिंपल है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था, आपने पॉलीसेकेराइड, ठीक है, वो माउथ से शुरू हो गए थे 30%, ठीक है। अब जो 70% बचा था वो जाके कहाँ पे होगा, डिओडिनम में, और वो डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद है लिपिड्स का डाइजेशन कहाँ पे होगा, लिपिड्स का डाइजेशन हमारे स्टमक में शुरू हो चुका था, लेकिन वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो फैट और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो पैनक्रियाटिक लाइपेज डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, डिओडिनम में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो हम खाते हैं, अब हर चीज़ में न्यूक्लिक एसिड होता है तो, लेकिन वो थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, ये एंजाइम है, और डीएनएज आरएनएज क्या करते हैं, उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।